हमारी पुरानी क्लास पे चर्चा हो रही थी कि एक्सेस सीरीज क्या है। पिछली क्लास में हमने एक्सेस सीरीज के बारे में जाना है। टॉपिक क्या है? वर्ड पैड क्या है। इसके पहले क्या था? अगर हम कहें नोटपैड, नोटपैड क्या है, तो आपको इसमें और इसमें एक डिफरेंट निकालना है, वही अंतर वर्डपैड की परिभाषा होगी। इस पे क्या था? नोट, छोटी लाइनें। हमने देखा था कि नोटपैड सर हमें 1024 अक्षरों की 64 लाइनें लिखने की सुविधा देता था। अर्थात छोटी नोट्स, लेटर वगैरह अगर हमें लिखना है तो हम इस पे लिख सकते थे। इसमें हमारे टेक्स्ट को फॉर्मेट वगैरह नहीं किया जा सकता था। इसे टेक्स्ट एडिटर के नाम से भी जाना जाता था। इसका एक्सटेंशन नाम .txt के नाम से जाना गया। लेकिन सर वर्डपैड एक ऐसा एक्सेस सीरीज का सॉफ्टवेयर है जो हमें नोटपैड की अपेक्षा ज्यादा मात्रा में टेक्स्ट को लिखने की सुविधा देता है। अर्थात इसमें कोई लिमिट नहीं है कि हम कितने लाइनों तक डाटा लिखेंगे। वर्डपैड सर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमें वर्ड से रिलेटेड, टेक्स्ट से रिलेटेड, एप्लीकेशन से रिलेटेड, या कोई पैराग्राफ से रिलेटेड, या बड़े बड़े लाइनों से रिलेटेड, या बहुत सारा डाटा लिखने की हमें सुविधा देता है। नोटपैड की अपेक्षा इसमें लिखने की व्यवस्था अच्छी दी गई है। इसमें सर हम अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट भी कर सकते हैं। फॉर्मेट मतलब उसको सजा सकते हैं। फॉर्मेट को हिंदी रूपांतरण सजाना होता है। सर जैसे अगर हमने इसमें कोई टेक्स्ट लिखा है, उसको बोल्ड, गाढ़ा, इटैलिक, अंडरलाइन, उसकी साइज, उसका कलर और इमेजेस वगैरह भी अगर हमें जरूरत पड़े तो हम छोटे स्तर से वर्डपैड में इन्वॉल्व कर सकते हैं, अर्थात रख सकते हैं। वर्डपैड का एक्सटेंशन नेम .rtf होता है। एक्सटेंशन नेम के बारे में हमने कल भी आपको बताया है कि ये नाम वास्तव में कंप्यूटर्स के मदर या प्रोसेसर्स को पहचानने के लिए होता है कि कौन से फाइल्स का है, कौन से सॉफ्टवेयर का है ये। क्योंकि हम वर्ड या किसी भी सॉफ्टवेयर के उसके लोगो से पहचान लेते हैं। वर्ड में आप देखते होंगे कि W का छोटा सा चिन्ह बना रहता है। नोट में आपने देखा होगा नोट्स का एक छोटा सा चिन्ह बना रहता है, बना रहता है कि नहीं? हाँ, तो बता दो कि वर्डपैड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो एक्सेस सीरीज के अंतर्गत आता है। यह नोटपैड की अपेक्षा हमें विशेष या ज्यादा मात्रा में टेक्स्ट लिखने की सुविधा देता है। सर ये टेक्स्ट के साथ साथ टेक्स्ट को जो लिखा गया है उसमें विभिन्न प्रकार के मॉडिफिकेशंस भी करने की सुविधा देता है। जैसे हम इसका इस्तेमाल करके सर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, साइज, कलर वगैरह भी हम इसका बदल सकते हैं। साथ ही अगर हम चाहें तो छोटे स्तर से छोटी मोटी कुछ इमेजेस वगैरह का भी इस्तेमाल अपने डॉक्यूमेंट या अपने जो टेक्स्ट लिखे वहां पे कर सकते हैं। सर नोटपैड की अपेक्षा ये हमें बृहद मात्रा में टेक्स्ट को लिखने की सुविधा देता है और उस टेक्स्ट को भविष्य में यूज करने के लिए इसे सेव करने का भी हमारे पास ऑफर अवेलेबल कराता है। सर यह नोटपैड की अपेक्षा विभिन्न प्रकार के टूल्स हमारे सामने अवेलेबल कराता है जिनका इस्तेमाल करके हम अपने बहुत सारे डाटा के साथ कार्य कर सकते हैं। इसे कैसे खोलेंगे? सेम जैसे नोटपैड को खोलते हैं। सर पहला या तो डेस्कटॉप में है तो वहां से यूज कर लेंगे, या स्टार्ट स्क्रीन में है तो वहां से देख लेंगे, या तो इसे सर्च कर लेंगे। सर जैसे सर्च करेंगे आएगा, वर्डपैड पे क्लिक करेंगे, वर्डपैड स्क्रीन पे खुल जाएगा। जब सर वर्डपैड खुलेगा तब हम देखते हैं कि सबसे ऊपर यहां पे वर्डपैड लिखा रहेगा, ठीक है ना। यहां पे 3 बटनें बनी रहती हैं, आपने गौर से देखा होगा, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। और आपने यहां पे देखा होगा कि एक मीनू बार बना रहता है, जो फाइल देखा है क्या आपने, व्यू, एडिट, ऐसा करके आपके सामने दिखाई देगा। हेल्प, विंडो वगैरह भी ऑप्शन होता है। और इसके जस्ट नीचे यहां पे कुछ टूल दिखाई देते हैं, जैसे फॉन्ट का स्टाइल बदलना है उसका टूल्स आपको यहां मिल जाएगा, फॉन्ट का साइज बदलना है उसका टूल्स यहां मिल जाएगा, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना उसका टूल्स मिल जाएगा, कलर बदलना है उसका टूल्स मिल जाएगा, जो नोटपैड में नहीं रहता था। आपने देखा होगा कि जब हम सर नोटपैड खोलते हैं तब वो सिर्फ स्क्रीन पे टाइटल बार और मीनू बार दिखाता है, बाकी और भी बहुत सारे टूल्स नहीं दिखाता। अब आप इसके स्क्रीन से ही डिफरेंट समझ लो कि ये व्यवस्था ज्यादा दे रहा है, वो व्यवस्था कम दे रहा है, ठीक है ना। इसे भी आप टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर कह सकते हो, कहा जा सकता है टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर, लेकिन एक्चुअल में टेक्स्ट को जो एडिट करे, सिर्फ टेक्स्ट बस को लिखने की जो व्यवस्था दे, वो टेक्स्ट एडिटर है। नोटपैड ये है
वर्डपैड में हमने बोला कुछ हद तक आप कोई ग्राफिक्स वगैरह भी डाल सकते। बोलने वाली परिभाषा थोड़ा सा है कि सर नोटपैड की अपेक्षा जो हमें टेक्स्ट को बृहद तरीके से लिखने में हेल्प देता है, ऐसे सॉफ्टवेयर को सर हम वर्डपैड कहते हैं। ये कहने वाली बात है, बाकी लिखने के लिए कम से कम आपको 4 से 5 लाइन में परिभाषा लिखनी पड़ेगी। ठीक है, खोलना कैसे है आई थिंक एवरी पर्सन यू नो। अगले टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है पेंट। मिला क्या? सबको मिल गया? पेंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? .bmp। आपके नोट्स में अगर गलत है तो उसको सुधार लीजिएगा, बीच में कहीं लिखा होगा, हो सकता है मिस हुआ हो। फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या है? .bmp है, बिट मैप जिसको कहते हैं। ठीक है ना? नाम से ही पता चलता है पेंट अर्थात ड्राइंग करना, पेंट करना। चित्रकला से संबंधित या कोई ड्राइंग बनाने से रिलेटेड अगर हमें विंडोज कंप्यूटर में किसी काम को करने की आवश्यकता है और कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं पड़ा है जो बड़े स्तर से हमें काम करने में मदद करता है, तो सर हम विंडोज के अंदर एक्सेस सीरीज के साथ एक सॉफ्टवेयर मिलता है जिसका नाम पेंट है। इसका इस्तेमाल करके हम किसी भी प्रकार की ड्राइंग से संबंधित काम को कर सकते हैं। सर इसे जब हम खोलते हैं तो इसके अंदर एक टूल बॉक्स दिखाई देता है जो हमें इलिप्स बनाने, एरो बनाने, रेक्टेंगल बनाने या पेंटिंग से रिलेटेड, चित्रकला से संबंधित, ग्राफिक्स से रिलेटेड जो डायग्राम आप बनाना चाहते हो उसे बनाने में इसके टूल्स हमारी मदद करते हैं। सर इसके और भी कुछ टूल्स दिखाई देते हैं जो इरेजर के नाम से, सेलेक्ट के नाम से, पेंट के नाम से या कलर के नाम से हमारे स्क्रीन पे शो होते हैं, जो हमारे ड्राइंग में हमारे लिए ये ऑफर देते हैं कि आप अपने ड्राइंग को व्यवस्थित बना लो। लिख लोगे? हाँ, नाम से ही क्लियर हो रहा है पेंटिंग करना है। साधारण तौर पे अगर आप कहो तो जिस व्यक्ति से माउस चलाना नहीं आता कंप्यूटर पे, क्योंकि शुरुआत पे आपसे भी हुआ होगा, माउस को पकड़ो तो वो कहीं जाता है, फिर उठाओ तो कहीं जाता है, तो बताने के लिए किसी को आप बता सकते हो, बाकी लिखना नहीं है कि सर पेंट का इस्तेमाल लोग माउस सीखने के लिए भी कर रहे हैं। छोटा सा बच्चा है, अब अगर उसको माउस चलाना सिखाना है तो क्या हम नोटपैड में माउस चलवाएंगे उससे? हाँ, कहाँ चलवाएंगे? क्योंकि जब हम पेंट पे जाते हैं तो हमारे माउस पॉइंटर का आकार बदल जाता है। देखा है आपने? इसको क्या बोलते हैं? हैं? माउस पॉइंटर। इसको क्या बोलते हैं? एक जो लाइन होती है ऐसी, क्या बोलते हैं इसको? कर्सर। क्या बोलते हैं? कर्सर। ठीक है ना? फिर उसके बाद जब हम पेंट पे आते हैं तो हम देखते हैं कि ना ऐसा दिखाई देता है ना ऐसा। हम देखते हैं कि हमारा माउस पॉइंटर पेंसिल के आकार का बन जाता है, ड्राइंग के आकार का बन जाता है, चित्रकला से संबंधित जिस टूल को पकड़े हैं उस टूल के आकार का बन जाता है। तो एक छोटा सा बच्चा अगर उसको माउस चलाना नहीं आता तो हम पेंसिल पे पकड़ के बोलेंगे कि लो भैया चलाओ इस पे, तो कुछ दिनों में हम देखेंगे कि माउस पे कंट्रोल आ जाएगा उसको। मैं आपको नहीं कहूंगा कि आपने भी ऐसा किया होगा, लेकिन 1-2 दिन शायद आपने ऐसा किया होगा, शायद आपसे माउस चलाते आने लगा होगा। ठीक है ना? तो बता लोगे पेंट क्या है? आपने पढ़ा कि सर हमें पेंटिंग से रिलेटेड, ड्राइंग से रिलेटेड अगर प्राथमिक तौर पे कोई काम करना है तो हम पेंट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके ऐसा कर सकते हैं। किसी भी फाइल को इसके अंदर खोलना कैसे है? मैं कहूं कि पेंट आपका खुला, मान लीजिए आपकी कोई इमेज है जो डेस्कटॉप में पड़ी हुई है, आप सीधे उसको उठा के इसके अंदर छोड़ दो, खुल जाएगी। या कि कोई फाइल खोलना है तो आप ओपन का प्रयोग तो करे होंगे, फाइल पे जाओ, ओपन पे क्लिक करो और ओपन पे जाके आप लोकेशन चुनते हो, ये डेस्कटॉप में पड़ी, डेस्कटॉप को जाके इसको चुनो, ओपन कर दो, ये फाइल इसमें खुल जाएगी। अभी आपको फोल्डर में हमने एक छोटी सी साइड वीडियो डाला था, शायद आपने देखा रहा होगा कि अगर हम सर अपने फोल्डर में कोई आइकन सेट करना चाहते हैं और आइकन्स में अपनी फोटो डालना चाहते हैं
तो एक पेंट के माध्यम से हमने फोटो बनाई थी, उसका फॉर्मेट पेंट के माध्यम से ही चेंज किया गया था। समझ रहे हो ना? पेंट में जो चीज आप बना रहे हो उसको आप डेस्कटॉप बैकग्राउंड में भी रख सकते हो, क्योंकि पिक्चर के रूप में सेव करेंगे हम, और पिक्चर को हम अपने डेस्कटॉप बैकग्राउंड में लगा सकते हैं हम अपनी इच्छा अनुसार। डायरेक्ट पेंट से भी आप डेस्कटॉप बैकग्राउंड में लगा सकते हो। बढ़िया बना लेना, फाइल टैब में जाना, सबसे नीचे आना, लिखा होगा सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, पेंट बना लेना और वहां से क्या करना, फाइल टैब पे जाना, सेव कर लेना पहले, सेव करने के बाद फाइल टैब पे जाना, नीचे आना, ऑप्शन आपको मिल जाएगा सेट एज बैकग्राउंड इन डेस्कटॉप, चुन लेना। आप देखोगे कि ये जो हमने ड्राइंग बनाई है वो कहां लग गई हमारे। तो सर इस प्रकार से हम पेंटिंग के बारे में नॉलेज लिया और जान गए कि ये है क्या। छोटे स्तर से अगर किसी को बताना तो बताइए सर, ड्राइंग से संबंधित अगर हम अपने कंप्यूटर में कोई काम करना चाहते हैं तो हम पेंट का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे टूल्स होते हैं जो हमारी ये मदद करते हैं कि आप अपनी ड्राइंग, चित्रकला जो भी बनाना चाहो बना सकते, ठीक है ना। टूल्स में कुछ एक टूल्स होता है टेक्स्ट, ए लिखा रहता है, आपने देखा होगा, जो आपके ड्राइंग में आपका कोई नाम वगैरह, टेक्स्ट वगैरह लिखना चाहो तो लिखने की सुविधा दे देता है। सेलेक्ट होता है एक इरेजर होता है, देखा आपने, सब जानते हैं। आगे टॉपिक पे आइए। पांचवा पॉइंट आता है कैरेक्टर मैप। मिला क्या? एक्सेल सीरीज का पांचवा पॉइंट कैरेक्टर मैप। सबको मिल गया? कैरेक्टर मैप तो ऐसे अक्षर समूह जो कीबोर्ड में होते भी हैं और कीबोर्ड में नहीं भी होते, और ऐसे अक्षरों को हमें लिखना पड़ जाए जो कीबोर्ड में एक्चुअल में नहीं है, तो सर हम उन्हें कैरेक्टर मैप का इस्तेमाल करके अपने किसी भी डॉक्यूमेंट में लिख सकते हैं। सर कैरेक्टर और मैप, जैसा कि इसका नाम, कैरेक्टर मतलब अक्षर और मैप मतलब नक्शा। अक्षरों का एक व्यवस्थित नक्शा जहां शो हो, जहां ऐसे अक्षर हमारी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं जो कीबोर्ड के माध्यम से लिखे भी जा रहे हैं और कीबोर्ड के माध्यम से नहीं भी लिखे जा रहे हैं, तो हम ऐसे अक्षरों को लिखेंगे जो कीबोर्ड से नहीं, क्योंकि जो लिखे जा रहा है वो तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे, लेकिन जो नहीं लिखना संभव है उसे हम कहां से प्राप्त करेंगे? कैरेक्टर मैप से प्राप्त करेंगे, ठीक है। एमएस वर्ड में आप चलोगे तो कैरेक्टर मैप का नाम थोड़ा अपडेट कर दिया गया है, उधर सिंबल नाम से एक विकल्प आपको मिल जाएगा। एमएस वर्ड में डायरेक्ट सिंबल नाम से आएगा, उधर हम पढ़ेंगे जब एमएस वर्ड आएगा। लेकिन अभी अगर हम किसी सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं और हमें कोई ऐसा अक्षर लिखना पड़ जाए जो कीबोर्ड से संभव नहीं है लिखना, तो कहां से ले आएंगे हम? कैरेक्टर मैप से। कैसे यूज करेंगे कैरेक्टर मैप को? पहले आपको उस सॉफ्टवेयर को खोल लेना है जहां आपको कोई डाटा या कोई अक्षर क्या करना है, लिखना है, या कि नहीं खोलना है तो नहीं भी खोलो, डायरेक्ट ऐसा कर लो, सीधे चाम्स बार से कैरेक्टर मैप को सर्च कर लो, स्पेलिंग सही डालना, कैरेक्टर मैप आएगा, क्लिक करना, कैरेक्टर मैप का डायलॉग बॉक्स आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएगा। इस प्रकार से जैसे ही कैरेक्टर मैप का डायलॉग बॉक्स आएगा, बना लीजिएगा अपने नोट्स में, उधर साइड बनाइएगा सिस्टम से बैठ के। यहां आप देखोगे कि सबसे ऊपर फॉन्ट का ऑप्शन आएगा, क्या आएगा? फॉन्ट। फॉन्ट को हिंदी में लिपि कहा जाता है, या शुद्ध भाषा में कहो तो राइटिंग। किस राइटिंग में लिखना है आपको, यहां पे बहुत सारी राइटिंगें मिलने वाली हैं। इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में भी कोई तिरछा लिखता है, कोई सीधा लिखता है, बहुत सारे अलग अलग हैं, जैसे एरिकल, कैलग्री, टाइम न्यू रोमन, देखा आपने, बहुत सारे रहते हैं। तो यहां से जाएंगे, सबसे पहले हम कैरेक्टर मैप से किस फॉन्ट में लिखना चाहते हैं अपने अक्षर को चुनेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि सर यहाँ पे बहुत सारे अक्षरों का एक मैप आ जाएगा। स्क्रॉल करके नीचे जाओगे तो और दिखाएंगे बहुत सारे, उनमें से जो अक्षर आपको लिखना हो, जैसे मान लो इसको लिखना है, उसको क्या करेंगे? क्लिक करेंगे, अर्थात सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद नीचे आप देखोगे कि कैरेक्टर मैप में एक सेलेक्ट बटन आपके सामने दिखाई देगी और एक कॉपी बटन दिखाई देगी। अगर आप पुष्टि करना चाहते हो कि जो हमने सेलेक्ट किया वही है, तो आप यहाँ पे जाके सेलेक्ट पे क्लिक करना, ए यहाँ आ जाएगा। और अगर आपको पुष्टि नहीं करना है क्योंकि आपको दिख रहा है सामने, तो डायरेक्ट इस पे क्लिक करना, ये सेलेक्ट हो गया, इसे कॉपी पे जाके क्लिक कर लेना, आपका ये अक्षर क्या हो गया? कॉपी हो गया है। अब आप इसको क्लोज कर देना, चाहे मिनिमाइज कर देना, चाहे क्लोज कर देना। आप अब वहां चले जाना जहां आपको ये अक्षर लिखना है, जैसे वर्ड पैड में लिखना है तो वहां चले जाना और जाके क्या करना? पेस्ट कर देना, Ctrl+V दबा देना या एडिट मेनू पे जाके पेस्ट कर देना। आप देखोगे कि ये अक्षर जो हमने यहाँ कॉपी किया था वो यहाँ ऑटोमेटिक लिख रहे, बन जाएगा। इस प्रकार से सर हम कैरेक्टर मैप का इस्तेमाल अपने जरूरत के हिसाब से कर सकते हैं।
अगले नंबर पे चलिए, जो एक्सेस सीरीज का अगला पॉइंट है इंटरटेनमेंट। मिला क्या? एंटरटेनमेंट अर्थात एक्सेस सीरीज में कुछ ऐसे भी सॉफ्टवेयर या टूल्स डाले गए हैं जो हमें मनोरंजन करने की सुविधा देंगे। मान लो हम लगातार कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और अब हमारा माइंड थोड़ा सा अपसेट हो रहा है, काम करने में मन नहीं लग रहा है, तो फिर हम थोड़ा इंटरटेनमेंट करते हैं। जैसे थोड़ा गेम खेल लेते हैं 10-20 मिनट, म्यूजिक सुन लेते हैं, कोई वीडियो चला लेते हैं। ऐसा करके हम अपने दिमाग को क्या करेंगे? इंटरटेन करेंगे, मनोरंजन करवाएंगे। सर जब कभी भी हमें अपने टाइम को या अपने आप में अलग से कुछ एनर्जी डालना हो, तब हम इंटरटेनमेंट करके अपने आप में एनर्जी डाल सकते हैं। लिख लीजिएगा 2-3 लाइन थोड़ा। सर इसके अंदर कुछ ऐसे विकल्प हमको मिलते हैं जो हमें हमारे कंप्यूटर में हमको इंटरटेनमेंट करने की सुविधा देते हैं। जैसे पहला नंबर आप देखोगे क्या मिला? सीडी प्लेयर, सीडी या डीवीडी प्लेयर। सर या इसको और एक नाम से बोला जाता है सीडी रोम। आपने सीडी प्लेयर, डीवीडी प्लेयर का नाम सुना है? चलाया भी होगा शायद। हो सकता है कि आप लोगों के आते आते या आप लोग जब जानने लायक हुए तब इसका अस्तित्व खत्म हो गया, लेकिन अभी 8-10 साल पहले तक ये खूब चलता था सीडी प्लेयर। इसके पहले वीएलसी प्लेयर, सॉरी वीएलसी प्लेयर तो अभी नया आया, एक और कुछ चला करता था सीडी के अलावा। हाँ समझ सकते हो। तो पहला विकल्प हमारे इस पे है इंटरटेनमेंट में सीडी प्लेयर, डीवीडी प्लेयर या सीडी रोम। सीपीयू जो होता है ना, सीपीयू आपका जस्ट देखिएगा, अभी आज लैब में जाइएगा, ऊपर साइड एक यहाँ पे पावर बटन और एक रीस्टार्ट की बटन, और उसके बगल में यहाँ देखिएगा एक बटन लगी होगी। जब उसको पुश करोगे तो एक बॉक्स निकलेगा। हर सीपीयू में जरूरी नहीं कि ये लगा होगा, ये जरूरत के हिसाब से लोग लगवाते हैं। कि जैसे अगर हमें अपने कंप्यूटर में कोई सीडी चलाना हो, कोई डीवीडी चलाना हो, तो सर हम डीवीडी प्लेयर या सीडी रोम का इस्तेमाल करके अपने कंप्यूटर में वो सीडी चला सकते हैं। वैसे आज के समय में अब सीडी डीवीडी का काम खत्म हो चुका है, इसकी जगह पेन ड्राइव आ गया है। हर एक शादी वगैरह का कार्यक्रम देखते होगे पेन ड्राइव में आने लगा। लेकिन अभी 3 से 4 साल पहले आपने देखा होगा कि सारे जो सीडी वगैरह जो भी डाटा हुआ करता था वो कहाँ जाता था? सीडी में। देखा आपने? तो आज के समय में भी क्योंकि सीडी बनी है, तो कंप्यूटर में अगर हमको सीडी चलाना है तो फिर हमको सीडी प्लेयर या डीवीडी प्लेयर चाहिए होगा, या सीडी रोम को इसको सीडी रोम के नाम से भी जानते हैं। तो इसको बताएंगे सर सीडी या डीवीडी प्लेयर या सीडी रोम एक ऐसा सीपीयू का पार्ट होता है जो हमें सीडी डीवीडी चलाने की व्यवस्था देता है। सर ये हर एक सीपीयू में जरूरी नहीं है कि लगा रहे, लेकिन जो लोग जब सीपीयू खरीदते हैं तो जरूरत के हिसाब से इसे लगवा भी लेते हैं। आज के समय में सर अलग से भी ये आने लगा है, यूएसबी वाला भी आने लगा है कि जब जरूरत पड़े तब लगाओ, काम करो और हटा दो। लेकिन आप लैब में जाना, सर्वर पे सर को बोलना कि सर हमको थोड़ा डीवीडी प्लेयर दिखा दीजिए, सीडी रोम दिखा दीजिए सर। आप देखोगे कि एक बॉक्स निकलेगा, वहाँ सीडी लगा के पुश करोगे, अंदर सीडी आपकी जो लगी है माई कंप्यूटर में देखोगे, क्लिक करोगे तो मिल जाएगी। तो समझ गए ये क्या करेगा कि सर जब कभी हमारा कोई म्यूजिक या कोई भी ऐसा डाटा कहाँ रखा हुआ है, डीवीडी या सीडी में रखा हुआ है, उसको अपने कंप्यूटर में हमें ड्राइव चलाना है, तो सर हम इसका इस्तेमाल करके उस काम को एंटरटेनमेंट के तौर पे ले सकते हैं। दूसरा नंबर आपने देखा होगा विंडोज मीडिया प्लेयर। मिला क्या? विंडोज प्लेयर। विंडोज मीडिया प्लेयर क्या है? अब मैं कहूं कि आपके मोबाइल्स में वीडियो पड़ा है या कोई सॉन्ग पड़ा है और आपके मोबाइल्स में म्यूजिक प्लेयर नहीं है, तो क्या वो चल जाएगा? क्लिक करोगे तो नॉट सपोर्ट, भले है नॉट सपोर्ट बताएगा। आपके मोबाइल में म्यूजिक प्लेयर होता है कि नहीं होता? बाय डिफॉल्ट रहता है म्यूजिक प्लेयर। वीडियो चलाने के लिए भी एक वीडियो प्लेयर रहता है पहले से, बाकी और भी हम मार्केट पे आ गए हैं कि अलग वाला डाउनलोड कर लो तो चला लेना। तो ऐसे ही विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज मीडिया प्लेयर नाम का एक बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर होता है जो आपको म्यूजिक सुनने या वीडियो को देखने का प्लेसमेंट देता है। क्योंकि बिना सॉफ्टवेयर के हम कोई भी वीडियो या ऑडियो नहीं चला सकते हैं। पहले हमने सीडी लगा दिया,
सीडी में डाटा है वो हमको मिल गया, लेकिन ये बताओ कि जब वो सीडी में डाटा आप कंप्यूटर पे ले जाओगे तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए कि नहीं चाहिए? तो सर ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमें बाय डिफॉल्ट रूप में विंडोज आधारित कंप्यूटर में मिल जाता है और हमारे म्यूजिक को चलाने, उसमें वीडियो देखने या और जो भी चीजें म्यूजिक से रिलेटेड उसको करने की हमें व्यवस्था देता है। अगला नंबर कौन सा है? वॉल्यूम कंट्रोल। वॉल्यूम कंट्रोल, आप जब म्यूजिक चालू करोगे तो अगर आपको वॉल्यूम को तेज करना है, धीमा करना है, या वॉल्यूम को मिक्स करना है कि इसका बेस थोड़ा ज़्यादा रहे या बेस कम रहे, म्यूजिक ज़्यादा रहे, या बहुत सारी आपने देखा होगा, आप अपने मोबाइल्स में भी ये सब करते हो। अगर आप म्यूजिक को चला रहे हो और वॉल्यूम को कंट्रोल करना चाहते हो, अर्थात वॉल्यूम को धीमा करना है, तेजा करना है, मिक्स करना है, तो सर हमें किसी अलग से सॉफ्टवेयर लाने की आवश्यकता नहीं है। वॉल्यूम कंट्रोल नाम का एक पहले से इनबिल्ट टूल्स पड़ा रहता है। इसे आप टास्क बार पे जाओगे तो एक वॉल्यूम बटन रहती है, आपने गौर करिएगा, उस पर क्लिक करोगे तो ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, डायरेक्ट आप यहां से भी वॉल्यूम को घटा बढ़ा सकते हो। डबल क्लिक करोगे उसके ऊपर तो वॉल्यूम कंट्रोल का फिर अलग से डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, वहां से आप अपने वॉल्यूम को मिक्सिंग वगैरह भी, म्यूट करना है, बंद है तो चालू करना है, एयरफोन में सुनना है या स्पीकर में सुनना है, इनकी सब की सेटिंग वॉल्यूम कंट्रोल में पड़ी रहती है। अगला नंबर कौन सा है? हाँ, साउंड रिकॉर्डर। चौथा नंबर साउंड रिकॉर्डर। सर जब कभी हमें अपने किसी आवाज को रिकॉर्ड करना हो, कंप्यूटर के माध्यम से अपने आवाज को क्या करना है? रिकॉर्ड करना है, तब हम कंप्यूटर में पड़े हुए बाय डिफॉल्ट एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है साउंड रिकॉर्डर, इसका इस्तेमाल करके ऐसा कर सकते हैं। लेकिन सर साउंड रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास मल्टीमीडिया किट का होना अनिवार्य है, अर्थात साउंड जिससे हमको बोलना है वो होना चाहिए और साउंड रिकॉर्डर का जो एक इनबिल्ट सेटअप है वो हमारे पास होना, जिसको मल्टीमीडिया किट कहते हैं। अगर है तो सर हम अपने आवाज को रिकॉर्ड, आप अभी जाना साउंड रिकॉर्डर खोलना, खुल जाएगा, आप बोलना, रिकॉर्ड होगा? नहीं होगा। कब होगा रिकॉर्ड? जब आपके पास माइक होगा। जैसे ये है ना, अगर आप इसको लगा के रखो और उसको सीपीयू में लगा दो, आप बोलोगे रिकॉर्ड हो जाएगा साउंड रिकॉर्डर सॉफ्टवेयर के माध्यम से। लेकिन ये सपोर्ट करना चाहिए, लैपटॉप में सपोर्ट करता है, डेस्कटॉप में नहीं करता, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये जो डिवाइस है ना हमारे पास, इसको हम लगाएंगे, लग जाएगा उसमें, प्रोसेसर में ले लेगा ये, इसके माध्यम से बोलेंगे ये माइक है कि नहीं। तो ऐसे ही सर अगर हमें साउंड रिकॉर्ड करना है तो हमारे पास मल्टीमीडिया का किट होगा, तभी हम ऐसा कर सकते हैं। अगला कौन सा है? वेब, हाँ, टीवी फॉर विंडोज। ये बढ़िया विकल्प है, वेब टीवी फॉर विंडोज। अर्थात अगर कभी आपको ये लगे कि हम अपने इस मॉनिटर में टीवी भी देखना चाहते हैं, समझ रहे हैं, मान लो किसी के पास व्यवस्था कम है और घर में उसने सीपीयू या कंप्यूटर खरीद लिया, टीवी नहीं है, उसको एहसास नहीं लगा कि टीवी भी चाहिए, लेकिन कभी उसको लग रहा है कि अब हमको इस मॉनिटर को टीवी में चलाना है, टीवी के चैनल्स को देखना है, डिश टीवी लगवा देना है, डिस्क लगवा देना है, ये टीवी के जैसा मॉनिटर काम करने लगे, तो उस दरमियान आपको वेब टीवी फॉर विंडोज जैसे विकल्प का इस्तेमाल करके ये सेटअप करा लेना। लेकिन इसके लिए आपके पास एक टीवी ट्यूनर की डिवाइस खरीदना पड़ेगा मार्केट में, 1400 से 1500 की मार्केट में मिल जाएगी। टीवी ट्यूनर इसका नाम है। टीवी ट्यूनर जिस प्रकार से आपके घर में डीटीएच लगा होता है ना, डीटीएच को तो लगाना पड़ेगा, डीटीएच और टीवी के बीच में टीवी ट्यूनर लग जाएगा, जो डीटीएच के सिग्नल को क्या करेगा? कन्वर्ट कर देगा टीवी के रूप में। लेकिन आपका जो मॉनिटर है ना, उसकी क्वालिटी टीवी की जैसे नहीं रहती, ध्यान रखिएगा। मॉनिटर का इस्तेमाल काम करने के लिए किया जाता है, वीडियो वगैरह के लिए नहीं बनाया गया। इसे काम करेगा लेकिन क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रहेगी। जैसे एक्चुअल में अगर आप टीवी खरीदो तो टीवी का जो रिफ्लेक्शन है, उसका डार्ट पिक्सल वगैरह वो बहुत तगड़ा होता है, लेकिन मॉनिटर का उतना तगड़ा नहीं होता, काम चलाने के लिए हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि सर कभी अगर हम अपने मॉनिटर को टीवी की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सर हम टीवी ट्यूनर डिवाइस का इस्तेमाल करके अपने मॉनिटर को टीवी जैसा इस्तेमाल कर सकते हैं।